पढ़ाई तुहर द्वार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस में क्लास 6 लेसन नंबर 1 हमारी पृथ्वी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं श्रीमती गीता शरणागत, साइंस टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुहागपुर, ब्लॉक जिला गरियाबंद से। आज हम पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी हमें बाहर से गोल दिखाई देती है। अगर हम एक बॉल को देखें तो बॉल की संरचना भी गोल दिखाई देती है, किंतु बॉल अंदर से जो है खोखली होती है। हमारी पृथ्वी बॉल की तरह खोखली नहीं है, यह अंदर से ठोस होती है। पृथ्वी की बाहरी सतह चिकनी और समतल नहीं होती, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर पहाड़ और गहरी घाटियां होती हैं। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झीलें और महासागर भी होती हैं और जिनसे जीवधारियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो हम पिक्चर में देख सकते हैं झील, महासागर और नदियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से पहाड़, रेगिस्तान और मैदान हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में या 3 परतों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग होता है इसका, जो ऊपर की परत होती है उसे भूपट्टी कहते हैं, और उसके नीचे की जो परत होती है उसे प्रावार कहा जाता है, और सबसे भीतर की जो परत होती है उसे क्रोट कहा जाता है। क्रोट को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, आंतरिक क्रोट और बाह्य क्रोट। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें, जो अंदर की सबसे अंदर जो भाग दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? ये आंतरिक क्रोट। उसके बाहर का जो भाग है वह बाह्य क्रोट, और ऑरेंज वाला भाग जो है, जो ऑरेंज कलर से है, यह प्रावार कहलाता है, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये भूपट्टी कहलाती है। तो बच्चों, आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें 3 परतें दिखाई देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक टीएलएम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम जब बॉल खेलते हैं, बॉल पुरानी हो जाती है और उस बॉल को हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टीएलएम बना सकते हैं। बीचों बीच उसको काट करके उसमें हम 3 परत दिखा सकते हैं। बॉल जो है वह पृथ्वी के समान गोल दिखाई देती है, और अंदर से इसको काट के हम 3 लेयर बना करके इस तरीके से हम समझ सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। देखिए, यहाँ बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। अब हम चलते हैं सबसे बाहर, जो भूपट्टी होता है या भूपट्टी वाला परत होता है, उसमें यह सबसे बाहरी परत होती है जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित होते हैं। भूपट्टी अथवा भूपटल कहलाता है। भूपट्टी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज के अंतर्गत लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार भूपट्टी में मृत पौधे,
मिट्टी, सड़े गले अवशेष एवं खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं खनिज तत्वों में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और गैस हमको अधिकता से पाई जाती है भूपट्टी वाले भाग में। अब हम देखते हैं इसके जस्ट नीचे वाली परत जो कहलाती है प्रवार। भूपट्टी के नीचे गर्म पिघली हुई चट्टानों से बनी मोटी परत होती है ये, जिसे हम प्रवार कहते हैं। यह पृथ्वी की मध्य परत होती है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। हम देख सकते हैं जब हम कभी ज्वालामुखी देखा है, हम जब ज्वालामुखी फटती है तो अंदर से गर्म जो है लावा निकलता है। तो ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं, पिघली हुई गैसेस होती हैं जो। अब हम चलते हैं क्रोड, जो सबसे भीतर का भाग होता है, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है और यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म होता है क्योंकि यह सबसे अंदर होता है, गहराई की ओर होता है। और इसके केंद्रीय भाग में लोहा, निकेल धातु ठोस रूप में मिलते हैं, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले हुए रूप में पाया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का 3 लेयर है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनर क्रोड और आउटर क्रोड को हम स्पष्ट देख सकते हैं। पृथ्वी की जो बाहर जो लेयर है भूपट्टी उबड़ खाबड़ है ना, पूर्ण रूप से समतल नहीं है, इसे हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पृथ्वी के क्षेत्र की ओर। पृथ्वी के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि जलमंडल क्या है। बच्चों, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब में जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, आप जब ग्लोब को घुमाते हैं तो ये सभी मंडल हमें दिखाई देते हैं। ग्लोब में जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया गया है तथा ग्लोब के ऊपरी सिरे उत्तरी ध्रुव, निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव को सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। सफ़ेद रंग बताता है कि यह भाग बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ जल के समान ठोस, बर्फ जो है जल का ठोस रूप होता है। द्रव एवं ठोस जलयुक्त यह क्षेत्र जो है पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। अब हम चले स्थलमंडल की ओर। स्थलमंडल नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग से दिखाया गया है। ये वे भाग होते हैं जिन्हें हम जमीन या भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ हैं तो कहीं खाई और कहीं मैदान होता है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को हम स्थलमंडल कहते हैं। अब चलते हैं वायुमंडल की ओर। पृथ्वी की चारों ओर वायु ही वायु होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, किंतु जब हम इसे बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है बच्चों, तो हम इसे बहुत ही अच्छे से हम महसूस करते हैं और कहते भी हैं, वाह क्या ठंडी हवा चल रही है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो इस प्रकार हम हवा को महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी की चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को ही हम वायुमंडल कहते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोब के माध्यम से। इस प्रकार अब वायुमंडल में जो वायु होती है वह वायु में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, यह कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं, इसे हम देखते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और सबसे ज़्यादा होती है ये
उसके बाद 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसे हम वृत्तीय आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि वायु में क्या जल वाष्प होती है। इसे देखने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक गिलास लेते हैं इसके लिए और गिलास के अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े डाल करके हम कुछ समय तक गिलास को छोड़ देते हैं। हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पे पानी के या जल की कुछ बूंदें जो हैं वह हमें दिखाई देने लगती हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? इससे सिद्ध ये होता है कि वायु में जल वाष्प होती है। आइए हम बात करें पृथ्वी तथा सौर मंडल की। सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो तारा होता है यह सूर्य होता है। सूर्य जिससे कि प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती है और इसलिए ये लाल कलर का चमकता हुआ तारा हमें दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड जो हैं वह निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं और जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। आइए हम सौर परिवार की बात करें। सूर्य के साथ साथ कितने ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं इसे हम ग्रह कहते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह होता है बुध, दूसरे क्रम में होता है शुक्र, तीसरे क्रम में पृथ्वी, चौथे क्रम में मंगल, 5वें क्रम में बृहस्पति, 6वें क्रम में शनि, 7वें क्रम में अरुण और 8वें क्रम में वरुण। तो ये सारे ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा अपने कक्ष में पूर्ण करते हैं। 8 ग्रह। इस प्रकार सूर्य और पूरा सौर मंडल को हम TLM के माध्यम से भी बच्चों के समक्ष रख सकते हैं। आप लोग भी अपने घर में TLM बना सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग बॉल ले सकते हैं। जो गत्ता होता है उसे हम अलग अलग आकार में काट करके गोल गोल काट लें और एक के नीचे जो है छोटा बड़ा साइज हम रखें और प्रत्येक बाल को क्रम में जमाएं और हम उसको जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं उस प्रकार हम TLM के माध्यम से भी सौर मंडल का मॉडल बनाकर हम समझ सकते हैं। इसमें एक ग्रह जो था पहले प्लूटो नाम के ग्रह को अब बिरादरी से बाहर कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी कंडीशन रहती है जो ग्रह कहलाने के लिए वो कंडीशन प्लूटो ग्रह में नहीं पाई गई, इसीलिए इसे बिरादरी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया। आइए बच्चों हम चलते हैं उपग्रह। उपग्रह है क्या? हमने ग्रह जाना, तारा जाना, अब हम जानेंगे उपग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं वैसे ही ग्रह की परिक्रमा
उपग्रह करते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है। बुध तथा शुक्र, ये जो 2 ग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं होते। अब चलते हैं हम कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित, जिसे मनुष्य ने बनाया है या मानव द्वारा जो निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, उसे हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। उदाहरण जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कर और एप्पल। पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह भारत ने इसे बनाया है। पहला है आर्यभट्ट, सेकंड भास्कर, थर्ड है एप्पल। ये जो कृत्रिम उपग्रह, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन में, आकाशवाणी प्रसारण में, टेलीफोन सेवा में, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, तो ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है बच्चों? ये हमें जानकारी प्राप्त होती है मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी जो है ये कृत्रिम उपग्रह से ही प्राप्त होती है। अभी हमने हाल ही में GSAT 30 कृत्रिम उपग्रह है एक, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 17 जनवरी 2020 को संचार की जानकारी हेतु लॉन्च किया था। आपने सभी ने दूरदर्शन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। अब हम चलते हैं आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट है कौन? आर्यभट्ट हैं प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे ये, और जिनका जन्म सन 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में भारत के पहले उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट रखा गया। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि आर्यभट्ट नाम क्यों रखा गया उपग्रह का। चलिए हम चलते हैं पृथ्वी पर जीवन की मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ये सारी एक मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, पशु पक्षी के लिए जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये पृथ्वी पे पाई जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी को आपने देखा होगा अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। निम्न विशेषताओं के कारण पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना गया है। पृथ्वी में जल उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह इस ग्रह में वायुमंडल उपस्थित है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। पृथ्वी में मिट्टी एवं खनिज पदार्थ भी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम अब कुछ कक्षा कार्य कर लेते हैं। कक्षा कार्य हेतु सही विकल्प आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस। आपको सही विकल्प चुनना है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, सेकंड है वायु, थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है,
खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं वायुमंडल में, प्रावार में, भूपट्टी में, क्रोड में। थर्ड है, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? शुक्र, शनि, बुध, चंद्रमा। तो आप एक कक्षा कार्य को अपने कॉपी में नोट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका चलिए हम पहले इसका आंसर ही बता दें। श्वसन के लिए आवश्यक जो गैसें होती हैं वह ऑक्सीजन है। दूसरा, खनिज अधिक मात्रा में मिलता है भूपट्टी में। और तीसरा का आंसर होगा निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? ग्रह जो है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए इसे ग्रह नहीं बोलेंगे हम। अब हम चलते हैं ग्रह कार्य की ओर। आपको गृह कार्य कुछ दिया गया है, इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। सबसे पहला है, ध्रुवों पर जल खालिस्तान रूप में रहता है, ठोस या द्रव। सेकंड है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग खालिस्तान कहलाता है, प्रावार या क्रोड। थर्ड है, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के मध्य खालिस्तान ग्रह है, शुक्र या मंगल। फोर्थ है, आर्यभट्ट खालिस्तान उपग्रह है, कृत्रिम या प्राकृतिक। फिफ्थ है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, शुक्र या बुध। सिक्स है, खालिस्तान ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र या मंगल। आपको इसमें खालिस्तान फिलअप करना है। सही आंसर जो आपको दिए हुए हैं रेड अक्षरों में 2, उसमें से एक को चूज करके खालिस्तान को भरना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, आप सभी अभी घर पे हैं, आप लोग सौर परिवार के चित्र को अपनी अपनी नोटबुक में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, कलरफुल चित्र बनाइए, बेहतरीन आकर्षक अपनी अपनी कॉपी में चित्र आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको TLM पृथ्वी की संरचना में हम बॉल से TLM बना सकते हैं, उसकी आंतरिक परत को दिखाने के लिए। सौर परिवार का हम कबाड़ से जुगाड़ करके हम TLM बना सकते हैं, शैक्षिक सामग्री। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस अध्याय को हम समझ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।